अरशद महमूद हियर। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो एक्सरेज हैं उसको आपने कैसे डिस्क्राइब करना है, नॉर्मल एक्सरे में क्या चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है और एबनॉर्मलिटीज़ को कैसे पिक करना है और उनको कैसे डिस्क्राइब करना है, ये A to Z सारा मैं बताऊंगा। और पीडियाट्रिक एज ग्रुप और जो कॉमन एक्सरेज हैं आपके सारे जो एग्ज़ाम्स और क्लिनिकली प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट है वो सारे इंशाल्लाह हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो जब भी आपके पास कोई एक्सरे आता है तो उसमें डिस्क्राइब करते हो, जो पहली चीज़ है जो आप बताते हैं एग्जामिनर को वो होता है एक्सरे की का कि किस तरह एक्सरे लिया गया है, दैट इज़ कि AP व्यू है या PA व्यू है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर जो मोस्टली एक्सरेज होते हैं हमारे AP व्यू में होते हैं, तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं फ्रंटल प्रोजेक्शन है। तो जब भी आप एक्सरे डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहला वर्ड आप यही बोलेंगे, दिस इज़ एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन। सो ये फर्स्ट वर्ड हो गया। इसके बाद जो आपने वर्ड बोलना है वो ये है कि शोइंग जो भी आपकी फाइंडिंग होंगी। सपोज अगर नीमोथोरिक्स है तो उसको बताऊंगा मैं ऐसे ही, दिस इज एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग हाइपरलूसेंट एरिया इन द राइट हेमिथोरेक्स विद एब्सेंट ऑफ वास्कुलर मार्किंग विद कंप्रेशन ऑफ इप्सिलेटर लंग एंड मीडियल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मतलब इस तरह डिस्क्राइब करना है आपने कि पहले से बोलना है कि एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन और फिर आपने उसकी जो जो फाइंडिंग है उसको डिटेल में बताना है। और उसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है कि आपने उसकी सारी चीज़ों को देखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी बताता हूँ। तो उसमें जो है आपकी इंपॉर्टेंट आपने बताना है, पहले आपने बता दिया एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन है, फिर आपने जो पैथोलॉजी है उसको डिटेल में बता दिया, फिर उसकी जो बाकी चीज़ें अपने स्टेप बाय स्टेप बतानी है वो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। उसमें एकदम कमेंट करना है आपने कि कोस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक, यानी ये हमारे रिब्स हैं और डायफ्राम के दरमियान जो हमारा एंगल बनता है उसको हम कहते हैं कोस्टोफ्रेनिक, और जो हमारा हार्ट और डायफ्राम से बॉर्डर बनता है उसको हम कहते हैं कार्डियोफ्रेनिक। ये दोनों जो है इसके एंगल्स हमारे ऑब्स्क्योर हैं या वेल विजुलाइज हैं। सो कार्डियोफ्रेनिक कोस्टोफ्रेनिक एंगल इसमें हमारे नॉर्मली आपको नज़र आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि डायफ्राम कंटूर कैसा है, तो डायफ्राम कंटूर दोनों साइड पे नॉर्मल है, उसके अंदर कोई एयर अंडर डायफ्राम भी नज़र नहीं आ रही। सो डायफ्राम कंटूर इज़ नॉर्मली विजुलाइज। फिर हम देख लेते हैं उसमें कि कार्डियक सिलोट क्या है। तो कार्डियक सिलो बेसिकली क्या है, कार्डियक सिलो इज़ द मार्क जो मार्जिन हार्ट के हैं उसको हम कार्डियक सिलो कहते हैं। ठीक है, और जो हम कहते हैं सिलो साइन इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब ये होता है कि कार्डियक शेडो हमें प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा। होता क्या है कि जब दो चीज़ें जिनकी एक ही डेंसिटी होती है तो जब उन पर रेज पड़ती हैं तो वो फिर जो मार्किंग है हार्ट की ख़त्म हो जाती है। सपोज अगर किसी पेशेंट को मिडल लोब का नमूनिया होगा तो ये हमें बार्डर नज़र नहीं आएगा, तो इसमें हम कहेंगे कि कार्डियक सिलो साइन इज़ पॉजिटिव, यानी कि कार्डियक बार्डर नज़र नहीं आ रहे। तो इस पेशेंट में कार्डियक सिलेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको सारे हार्ट बार्डर क्लियर नज़र आ रहे हैं, तो इस पर आपने कमेंट करना है। फिर आपने यहाँ पे कमेंट करना है कि जो बोथ हाइला हैं वो नॉर्मली नज़र आ रहे हैं आपके, उसमें कोई आपको हाइलर एडिनोपैथी या प्रोमिनेंस नज़र नहीं आ रही। फिर आपने कमेंट करना है यहाँ पे कि जो मीडियस्टेनम है वो नॉर्मली अपीयर में, कोई मीडियस्टेनल वाइडनिंग यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। फिर आपने देखना है ट्रेकिया को कि ट्रेकिया क्या सेंटर इन लाइन है या फिर राइट या लेफ्ट साइड पे है। तो इस केस में ट्रेकिया बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, तो ट्रेकिया इज़ आल्सो इन सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपने जब ट्रेकिया को कमेंट कर लिया तो फिर आपने देख लेना है जो नॉर्मल साइड है उसके पे लंग पैरेन्काइमा है कैसा है, उस पर आप कमेंट कर देना है। और फिर आपने कमेंट करना है बोन्स पे कि क्या उसकी सारी बोन्स ठीक हैं, क्या कोई रिब में फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई रिब में के अंदर कोई कंप्रेशन का इफेक्ट तो नहीं आ रहा, क्या उसमें कॉक्टेशन रोटा की वजह से कोई 3 साइन तो नहीं आ रहा है, सारा कुछ आपने देखना है। आपने स्पाइन को भी देख लेना है, कोई स्पाइन के अंदर काइफोस्कोलिसिस तो नहीं है, कोई पॉट्स डिजीज़ का एलिमेंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि बाज़ ऑफ एक्सरे में सिर्फ पॉट डिजीज़ का एक्सरे होता है, वर्टिब्रा कंप्रेस होते हैं और आप बाकी एक्सरे देख रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा होता। तो आपने रिब्स को स्पाइन को देखना है। बाज़ छोटे बच्चों के अंदर बर्थ ट्रॉमा की वजह से क्लेविकुलर फ्रैक्चर होता है, तो आपने उसको भी ज़रूर देखना है। फिर आपने यहाँ पे जो ये एरिया है आपने इसको गौर से देखना है, क्योंकि बाज़ एक्सरे अचानक ऐसे आते हैं कि इसके अंदर आपको सिर्फ सबकुटेनियस एम्फीसीमा यानी कि जो सबकुटेनियस एम्फीसीमा यानी एयर नज़र आ रही होती है, तो आपने वो पिक करनी होती है जो आप पिक नहीं कर पाते, तो उसको भी आपने गौर से देखना है। तो आपने बोन्स देखनी है और सॉफ्ट टिश्यूज़ देख लेने हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाज़ कुछ और आपने ये भी ज़रूर देखना है कि आप कोई फाइंडिंग मिस ना करें। ये सारी चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप जब आप देखेंगे तो फिर आप इनमें से कोई चीज़ मिस नहीं। फिर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो आता है वो है कि आपने ट्यूबिंग पे ज़रूर देखना है। जब भी आपने एक्सरे चेक करना है उसके अंदर अगर कुछ ETT पड़ी है तो आपने देखना है कि ETT इज़ इन प्लेस, क्या वो नॉर्मल पोजीशन पे है या नॉर्मल पोजीशन पे है, उस पर आपने कमेंट करना है। क्या कोई NG ट्यूब है, क्या कोई अम्बिलिकल वेनस कैथेटर है, अम्बिलिकल आर्टेरियल कैथेटर है, या कोई पेसमेकर प्लांट पड़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों पे आपने कमेंट करना है। तो ये नॉर्मल एक्सरे की डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर सारी चीज़ें आनी चाहिए। सो एक्सरे जस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग जो आपकी पैथोलॉजी है वो, उसके बाद आपने बताना है कि कार्डियोफ्रेनिक कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स अपीयरिंग नॉर्मल, कार्डियक सिलो इज नॉर्मल, ट्रेकिया इज सेंट्रल पोजीशन विद नॉर्मल मीडियस्टेनम, बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू आर अनरिमार्केबल। ठीक है, तो ये आपने बता के ख़त्म करना है इस तरह। ठीक है, फिर आपका वाइवा नेक्स्ट चलेगा। तो ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन की बुनियादी बातें थी। अब अगर
हार्ट लंग्स को देखें तो राइट लंग के वजह से आप जानते हैं कि राइट साइड पे 3 लोब्स हैं, लेफ्ट साइड पे 2 लोब होती हैं। राइट की 3 लोब्स को हमने 2 फिशर से डिवाइड किया होता है। अपर लोब और लोअर लोब की डिवीजन जो होती है ओब्लिक फिशर के जरिए होती है, ठीक है। ये फिशर जो हमारा ओब्लिक फिशर यहाँ पे आता है, और जो अपर और मिडल लोब की फिशर जो डिवीजन होती है वो हमारी होती है जो हॉरिजॉन्टल फिशर है उसके ज़रिए होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 लोब्स होती हैं, तो उसमें ओब्लिक फिशर एक जो है अपर लो लोब को डिफरेंशिएट करता है। आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे इंसुलर एरिया होता है जो कि जो हमारी मिडल लोब है राइट साइड की उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो राइट पे 3 लोब हैं, लेफ्ट पे 2 लोब हैं, और इनको हमने फिशर से डिवाइड किया हुआ है, जिसमें राइट साइड पे हमारी ओब्लिक फिशर अपर और लो लोब को डिफरेंशिएट करता है, और जो हॉरिजॉन्टल फिशर है वो अपर और मिडल को करता है, ठीक है। और लेफ्ट पे साइड पे अपर लो लोब को हमारा ओब्लिक फिशर डिवाइड करता है। तो ये डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक्सरे में कोई फाइंडिंग डिस्क्राइब करेंगे तो आपको लोबार कंसोलिडेशन स्पोज है, तो इस कंसेप्ट को आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो मिडल लोब है ऑलमोस्ट वो ना जब फोर्थ इंटीरियर रिब होती है हमारी, 1 सेकेंड 3rd, ये यहाँ स्टार्ट होकर यहाँ तक आता है। सो फोर्थ जो है हमारी इंटीरियर रिब है, यानी कहाँ पे ये हमारी, अगर हम गौर से देखें, आपको इसको गौर से देखो तो इसमें 2 तरह की आपको एक रिब्स नज़र आती हैं, ठीक है। ये जो रिब्स आ रही हैं आपको, ये जो हैं ये पोस्टीरियर रिब्स हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं पोस्टीरियर रिब, ये सारी पोस्टीरियर रिब्स हैं, ठीक है। और ये जो रिब्स आ रही हैं इनको हम कहते हैं इंटीरियर रिब्स, यानी ये घूम के आगे आके कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन यहाँ बना रही हैं। सो मोस्टली हम जब भी कोई चीज़ बताते हैं तो हम कहते हैं पोस्टीरियर रिब या इंटीरियर रिब। सो मैंने जो कहा है, मैंने कहा है कि जब फोर्थ इंटीरियर रिब आपकी है, उससे जो नीचे का एरिया होता है, ये तकरीबन जो एरिया होता है ये मिडल लोब को होता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे भी हमारा इस तरह अपर और लोअर लोब की डिवीजन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब भी कोई एक्सरे में पैथोलॉजी आपको मिलेगी तो आपने एक तो लोब पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको, और दूसरा आप उसको लंग जोन के हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसा कि इस एक्सरे में दिखाया गया है कि हम लंग को 3 जोन में डिवाइड करते हैं, अपर जोन, मिडल जोन और लोअर जोन। अब अपर जोन, मिडल जोन और लोअर जोन है क्या, इसको हम ज़रा सा जूम कर लेते हैं और फिर बताता हूँ मैं आपको। इसमें जो डिवीजन है वो इंटीरियर रिब के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो सेकंड से फोर्थ इंटीरियर रिब है, जो सेकंड रिब से इंटीरियर रिब से जो ऊपर का एरिया है वो हमारा अपर जोन है। सेकंड टू फोर्थ रिब के दरमियान जो हमारा एरिया है वो मिडल जोन है, और फोर्थ से जो नीचे का एरिया है वो हमारा लोअर जोन है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इंटीरियर रिब्स को इसमें। तो अगर हम इंटीरियर रिब्स को देखें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे जो है ये फर्स्ट रिब का इंटीरियर आ रही है और ये सेकंड का इंटीरियर आ रहा है। तो ये यहाँ तक जो एरिया है ये है हमारा अपर जोन, ठीक है। सेकंड अब जो है हमारी थोड़ी ये थर्ड है और ये हमारी फोर्थ आ रही है। सो ये इंटीरियर थर्ड और फोर्थ का एरिया है ये हमारा है मिडल जोन, और इससे जो नीचे एरिया है वो लोअर जोन है। सो जब कोई पैथोलॉजी होगी, सपोज अगर ओपेसिटी पड़ी है, अगर यहाँ पड़ी तो हम कहूँगा कि एक देयर इज ओपेसिटी इन द राइट अपर जोन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, ठीक है। अगर यहाँ पड़ी तो हम कहूँगा मिडल जोन में है, यहाँ लोअर जोन में। तो इस तरह आप जब भी कोई पैथोलॉजी बताएंगे तो आपके लिए स्पेसिफाई करना ईजी हो जाएगा। तो आप उसको लोबार फॉर्म में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अपर लोब या लोअर लोब, और उसको जोन की फॉर्म में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अपर, मिडल या लोअर जोन, जिस एरिया में होगी आप उसको बता सकते हैं। तो ये तो कुछ बातें होंगी बेसिक एक्सरे की। अब हम चलते हैं एक्सरे की डिस्क्रिप्शन को, जो डिजीज़ एक्सरेज के हैं उनको हम देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं नमूनिया को। जैसे कोई आपको पता है कि नमूनिया बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे लोबार नमूनिया और एक होते हैं हमारे ब्रोंको नमूनिया। लोबार नमूनिया क्या होता है कि उसके अंदर एक स्पेसिफिक लोब इन्वॉल्व होती है, मोस्टली ये बैक्टीरियल नमूनिया होता है, और मोस्ट कॉमन उसमें काज जो है हमारा स्टेप नमूनिया है। जबकि जो हमारा ब्रोंको नमूनिया होता है उसमें दोनों लंग इफेक्टेड होते हैं, मल्टीपल लोब्स इफेक्टेड होती हैं, और इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं दोनों साइड पे, लेकिन प्रॉपर लोबार कंसोलिडेशन नहीं होती है। इसमें मोस्ट कॉमन काज हमारे वायरसेस हैं। अगर हम नॉन वायरल काज देखें तो उसके अंदर हमारे जो है एटिपिकल बैक्टीरिया, जिसमें मैक्रोलाइड्स जिसमें हमारे जो क्लीमीडिया है वो शामिल है इसमें। तो ये जो है वो एटिपिकल नमूनिया कहते हैं। तो वायरल नमूनिया, क्लेमिडिया नमूनिया, मैक्रोप्लाज्मा नमूनिया, ये एटिपिकल नमूनिया कहते हैं। जबकि टिपिकल नमूनिया बैक्टीरियल होता है, इसके अंदर हमारा स्टेप, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, स्टेफ आरियस, ये सारे हमारे टॉप पे आ जाते हैं। तो इस एक्सरे को अगर आप देखें गौर से, तो आपको सबसे पहले देखना है, जब भी आप एक्सरे को देखना है आपने डायरेक्टली उसकी फाइंडिंग को देख लेना है। तो हमारी मोस्टली जो फाइंडिंग हमारी इस एरिया में नज़र आ रही है। अब इसको हमने डिस्क्राइब करना है। सो अगेन, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने बताना है दिस इज एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग। अब जो फाइंडिंग है उसको डिस्क्राइब करना है कि एक देयर इज ए नॉन होमोजेनियस और ओपेसिटी इन द राइट हेमिथोरस इन्वॉल्विंग द राइट मिडल लोब विद obscuring the right heart border, ठीक है। So there is a non-homogeneous opacity with in the right side of hemithorax involving the right middle lobe and having air bronchograms. Air bronchograms क्या होते हैं कि इसके अंदर जो आप अगर इस opacity को आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये बेसिकली एयर ब्रोंकोग्राम्स हैं। थोड़ी बहुत जो एयर अंदर होती है उसकी वजह से डॉट्स नज़र आते हैं, तो ये हमारे एयर ब्रोंकोग्राम्स हैं। तो इसका जो टिपिकल एरिया है ये राइट मिडल लोब का एरिया है, क्योंकि राइट जब भी आपको ओपेसिटी है उसकी वजह से राइट हार्ट बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, तो मीन्स उस पेशेंट के अंदर राइट मिडल लोब इन्वॉल्व है। ठीक है, जब भी कोई ओपेसिटी हो और उसको आपका राइट हार्ट बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, तो आपने कहना है कि राइट मिडल लोब उड़ गई है, उसका मसला है। अगर आपको उस साइड का डायफ्राम का बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, तो मसला होता है लोअर लोब का। ठीक है, अगर डायफ्राम नज़र नहीं आ रहा तो मतलब मसला लोअर लोब में है। अगर राइट हार्ट का बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा तो मसला राइट मिडल लोब के अंदर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग नॉन होमोजेनस ओपेसिटी विद एयर ब्रोंकोग्राम इन्वॉल्विंग द राइट मिडल लोब। हाउएवर द अब मैं सारी चीज़ें बाकी हैं वो आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ कि हाउएवर द कोस्टोफ्रेनिक एंगल are well visualized. The right-sided cardiophrenic angle is not visualized. Diaphragmatic contour are normal. Hilar areas are normal. Mediastinum is normal. Trachea is central in position. Bones and soft tissue are unremarkable. तो इस तरह आपने डिस्क्राइब कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरे हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको फाइंडिंग दूर से नज़र आ जाएंगे कि यहाँ पे आपकी फाइंडिंग है। ठीक है, तो ये एरिया कौन सा है? ये जो एरिया है बेसिकली इस एक्सरे के अंदर अगर हम देखें तो ये इसमें पैथोलॉजी से आपको पता चल गया कि राइट अपर लोब की है। ठीक है, और इस एरिया के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारा इस एरिया में जो हमारा जो हॉरिजेंटल फिशर यहाँ पे होता है, ये जो आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है, आप अगर इसको जूम करके देखें तो ये बेसिकली हॉरिजेंटल फिशर है जो कि अपर लोब और मिडल लोब को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अब जो होता क्या है कि जब अपर लोब की कंसोलिडेशन कोलैप्स का एलिमेंट अपर लोब में आता है, जैसा कि आपको इस एक्सरे में नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि जो है राइट का जो हॉरिजेंटल फिशर होता है हमारा पुल अप हो जाता है, यहाँ से मूव करके ऊपर हो जाता है, क्योंकि ये लोब कंसोलिडेशन के साथ कोलैप्स कर जाती है। सो इसको एक्सरे को हम क्या, तो बेसिकली ये राइट अपर लोब की कंसोलिडेशन और कोलैप्स है। इसकी वजह से जो हार्ट का जो लोअर एरिया है, जो मिडल और लोअर लोब है, वो एक तो वो हाइपरइन्फ्लेट हो गई है, दूसरा इस वजह से ऊपर चढ़ गई हैं। ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? दिस इज एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोएंगे होमोजेनस ओपेसिटी। ये ओपेसिटी बिल्कुल होमोजेनस है। ठीक है, और इसमें हम कहेंगे होमोजेनस ओपेसिटी इन्वॉल्व इन द राइट अपर लोब with shift of horizontal fissure upward and slight mediastinal shifting towards the right side. ठीक है, थोड़ा slight trickle shifting towards the right side and rest of the lung cardiophrenic costophrenic angle, heart margins and mediastinum and bones and soft tissues are unremarkable. So basically it is the consolidation collapse of the right upper lobe. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जाते हैं हम। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको राइट साइड पे जो फाइंडिंग यहाँ इस एरिया में नज़र आती हैं। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। सो दिस इज एक्सरसाइज फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग एन ओपेसिफिकेशन एन होमोजेनस ओपेसिफिकेशन इन्वॉल्विंग द राइट लोअर लोब। अब मैंने पहले बताया था आपको, जब भी आपको ये वाला एरिया नज़र नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो राइट, जो भी इस साइड पे आएगा तो लेफ्ट साइड की लोअर लोब है, इस साइड पे आएगा तो राइट की। सो इन्वॉल्वमेंट पैथोलॉजी इसके अंदर जो है लोअर लोब की है। सो शोइंग होमोजेनस ओपेसिटी इन्वॉल्विंग द लोअर जोन ऑफ लंग आर लोअर लोब ऑफ द राइट लंग। ठीक है, और आपने बताना है उसमें साथ बताना है कि डायफ्राम कंटूर इज नॉट विजुलाइज ऑन द राइट साइड and costophrenic angle is also obscure on the right side. However, the cardiophrenic angles and left-sided costophrenic angle is well visualized. Trachea is in central position, hilar are normal, cardiac silo is normal, and bones and soft tissue appears normal. So ये एक complete description है। So basically केस है right lower lobar pneumonia का। ठीक है, इसमें देखें अगेन तो आपको जो फाइंडिंग मेनली मिल रही है, ये एरिया मिल रही है आपकी, इसमें आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली हॉरिजेंटल फिशर है। सो एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोएंगे नॉन होमोजेनस ओपेसिटी इन्वॉल्विंग द राइट अपर लोब विद स्लाइट शिफ्ट ऑफ द हॉरिजेंटल फिशर अपवर्ड। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी नॉर्मल है, उनको आपने वैसे ही डिस्क्राइब कर देना है। अब मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, जो नॉर्मल चीज़ें आपको पता चल गई हैं, जो आपने बतानी है वो अगेन। इस एक्सरे में अगर आप देखें तो आपको बायोलेटरल फाइंडिंग नज़र आ रही है, आपको बायोलेटरल वेसल्स प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं, बायोलेटरल आपको इन्फिल्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ सारे। ठीक है, सो नॉन होमोजेनस ओपेसिटीज़ हैं, बायोलेटरली हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग नॉन होमोजेनस ओपेसिटी एंड इन्फिल्ट्रेट्स and with air bronchograms involving the both lung fields. So basically case of bronchopneumonia. ठीक है,
इस सेक्शन में देखें तो आपको जो प्रोमिनेंट फाइंडिंग नज़र आ रही हैं वो हाईला में नज़र आ रही हैं। यहाँ पे भी देखें, अब यहाँ भी देखें। सो इसके अंदर क्या है, बायोलेटरल ओपेसिफिकेशन इन्वॉल्विंग द हाइलर एरियाज़ हैं और ये राउंडेड ओपेसिफिकेशंस हैं। सो मोस्ट लाइकली हाइलर एडिनोपैथी है, ठीक है। तो इसमें टॉप पे हमारा डिफरेंशियल कंसिडरिंग पीडियाट्रिक एज ग्रुप या जिस भी एज ग्रुप में आएगा, खासकर पीडियाट्रिक एज ग्रुप पे हमारा डायग्नोसिस टॉप पे हमारा इसमें आ जाता है ट्यूबरकुलोसिस का। बाकी जो डिफरेंशियल उसके अंदर सार्कोइडोसिस होता है और एडल्ट में मैलिग्नेंसी भी हो सकता है। सो इसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है, बायोलेटरल rounded homogeneous opacification involving the hilar area, so most likely hilar adenopathy and tuberculosis, sarcoidosis and malignancy in adult age group. सो इस एक्सरे में अगर आप इंपॉर्टेंट फाइंडिंग देखें तो आपको फाइंडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको कार्डिक और ऊपर का जो एरिया है उसके सेम आपको डायमीटर नज़र आ रहा है। सो इस इज बेसिकली वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टैनम। सो एक्सरे जस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग द वाइडेंड मीडियास्टैनम, ठीक है। बाकी आपके सारा एक्सरे नॉर्मल है। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है कि मीडियास्टैनल मैस हो सकता है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर अगेन ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, लिम्फोमा हो सकता है, या फिर कोई कंजेंटल मैसेज हो सकते हैं। तो आपने इस अकॉर्डिंगली आपने इसको आगे लेकर चलना है, ठीक है। ये एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने कैसे डिस्क्राइब करना है, मोस्टली ये एक्सरे जो आपको नज़र आ रहा है ये कोई न्यूनेट है। इसकी जो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको बिल्कुल वाइट आउट लंग नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये एक आरडीएस का एक्सरे था। तो इसको आपने डिस्क्राइब कैसे करना है, दिस एक्सरे जस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग। अब जैसे जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा ब्लैक नज़र आएगी एक्सरे पे वो होती है हाइपरल्यूसेंट, ठीक है। और जो चीज़ वाइट नज़र आती है वो होती है ओपेसिटी। अब हाइपरल्यूसेंट एरिया और ओपेसिटी को आप डिफरेंस आपको पता चल गया। ओपेसिटी को फर्दर हम डिफरेंट करते हैं कि क्या ये होमोजेनस ओपेसिटी है या नॉन होमोजेनस ओपेसिटी है। जो तो होती है जैसे कंडीशन, जैसे कि कोई फ्यूजन होती है, प्लूरल फ्यूजन, तो वो बिल्कुल होमोजेनस होती है, उसका कलर बिल्कुल वाइट होता है, उसके अंदर कोई आपको एरिएशन नज़र नहीं आती, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनस ओपेसिटी। और जिस ओपेसिटी के अंदर आपको कुछ एरिएशन नज़र आती है, ब्लैक एरिया नज़र आता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजेनस ओपेसिटी, ठीक है। तो एक्सरे में जो चीज़ ब्लैक होगी वो हाइपरल्यूसेंसी होगी, जो चीज़ वाइट होगी वो ओपेसिटी होगी। ओपेसिटी अगर बिल्कुल वाइट है तो वो होमोजेनस ओपेसिटी है, अगर ओपेसिटी के अंदर आपको एरिएशन नज़र आ रही है तो फिर वो नॉन होमोजेनस ओपेसिटी है। तो इस एक्सरे को हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि दिस इज एक्सरे जस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग हाइपरल्यूसेंसी इन्वॉल्विंग द राइट हेमिथोरेक्स विद लॉस ऑफ वेस्कुलर मार्किंग। अब जो ये जो एरिया है इसके अंदर आपको कोई ब्लड वेसल नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल जेट ब्लैक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये जो एयर है ये लंग से बाहर है। जब आप ये बोलेंगे वर्ड के विदाउट एनी वेस्कुलर मार्किंग, तो इसका मतलब जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं वो कोई लंग से बाहर की चीज़ है, लंग पैरेन्काइमा से बाहर है। विद एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग हाइपरल्यूसेंसी इन्वॉल्विंग द राइट हेमिथोरेक्स विदाउट वेस्कुलर मार्किंग एंड प्लूरोपेरेन्काइमल बॉर्डर, ये स्पेसिफिक बॉर्डर बन रहा है विद कोलैप्स ऑफ इप्सिलेटर लंग, ये सारा लंग कोलैप्स है, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो मीडियस्टर्नल शिफ्टिंग एंड द लेफ्ट लंग इज आल्सो हैविंग वाइट आउट, ठीक है। ये लेफ्ट लंग इज आल्सो हैविंग नॉन होमोजेनस ओपेसिफिकेशन, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली केस ऑफ आरडीएस विद राइट साइड नीमोथोरेक्स। अब नीमोथोरेक्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन टेंशन नीमोथोरेक्स और सिंपल नीमोथोरेक्स होता है। टेंशन नीमोथोरेक्स, जिसमें नीमोथोरेक्स में आपकी मीडियस्टाइनम शिफ्ट होगी तो उसका हम बोलेंगे टेंशन नीमोथोरेक्स, जिसके अर्जेंट केस है जिससे हमें नीडल थोरेकोटमी करनी पड़ती है। इस केस में हम अगर बच्चा हमारा छोटा होगा तो उसके अंदर हम जो है वो जिसके साथ जो हम उसकी इजी ड्रिंक पास कर सकते हैं, और बड़ा बच्चा है तो उसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब पास कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास पेशेंट आता है विद टेंशन नीमोथोरेक्स तो हमें उसमें अर्जेंटली हमें जाना पड़ता है नीडल थोरेकोटमी के साथ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मीडियल, तो मिड क्लेविकुलर लाइन जाके हमने नीडल डालनी है और एयर को निकाल लेना है। इस एक्सरे को देखें तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो इसमें हम बताएंगे द एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग। अब अगर आप देखें तो ये आपकी अपर लोब है राइट साइड की, ठीक है। तो पैथोलॉजी लेफ्ट अपर लोब के अंदर है। पैथोलॉजी क्या है कि पैथोलॉजी के अंदर आपको दो चीज़ नज़र आ रही हैं, एक तो आपको इसको बॉर्डर नज़र आ रहे हैं कि ओपेसिफिकेशन के बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर आपको रेड बिल्कुल ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। स्ट्रेट लाइन बेसिकली शो कर रही है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। सो एयर फ्लूइड लेवल है, ठीक है, एयर फ्लूइड लेवल है। नॉर्मली अगर एयर बिल्कुल ऐसे होती तो ये मतलब सर्कल है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एयर जो नीचे आपको एरिया है यहाँ पे नजर आया तो एयर फ्लूइड लेवल नजर आ रहा है। सो जैसे मैंने बताया इस लिवन को जिसके अंदर आपको एक वाइट रिम नजर आ रहा है, उसके अंदर एयर नजर आ रही है, तो हम इसको कहते हैं कैविटेटरी लीजन, ठीक है। सो एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग कैविटेटरी लीजन इन्वॉल्विंग द लेफ्ट अपर लोब विद एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है। और साथ में आपने इसकी बॉर्डर्स को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि बॉर्डर्स की बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि क्या ये एब्सेस है या क्या ये निमेटोसील है। तो इसके अगर आप बॉर्डर देखें तो आपको बॉर्डर बहुत थिक नजर आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉर्डर है, सो काफ़ी थिक बॉर्डर है। दूसरा इसका बॉर्डर अगर देखें तो आपको ये इरेगुलर बॉर्डर है, बाहर का बॉर्डर इरेगुलर है। सो बॉर्डर इज थिक एंड इरेगुलर। तो जब बॉर्डर आपकी
कैविटी का थिक होता है और इरेगुलर होता है तो मोस्ट लाइकली ये इन्फेक्टिव प्रोसेस होता है और एब्सेस होती है। और दूसरा, जब उसके अंदर एयर फ्लूइड लेवल आ जाता है तो अगेन ये फेवर करता है एब्सेस को। तो आपने डिस्क्रिप्शन में चीज़ें बतानी है। सो एक्स-रे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग एक cavitatory lesion involving the left upper lobe with air fluid level with a boundary having irregular contour and थिकंड बाउंड्री, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जामिनर आपसे पूछेगा भी नहीं, उसको पता चल जाएगा कि आप बता रहे हैं कि इस पेशेंट को एब्सेस है, ठीक है। तो पल्मोनरी एब्सेस है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है टीबी की, नमूनिया की, और उसमें डिपेंड करता है आपने नेक्स्ट उसको सीटी करवा सकते हैं और आप उसको जो है वो परकोटेनियस या फिर ट्रांस जो है वो एंडोस्कोपिक आप उसको ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है टॉक स्टेशन के अंदर आपका। हाँ, अब ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर देखें आपको तो अगेन आपको एक बाउंड्री नज़र आ रही है, उसके अंदर आपको हवा नज़र आ रही है, बाउंड्री है उसके अंदर हवा है, बाउंड्री हवा है। तो जब भी आपको बाउंड्री के अंदर हवा नज़र आती है तो आपने वर्ड बोलना है कैविटेटरी लियन। अब कहाँ पे है, तो ये लेफ्ट लोअर लोब के अंदर है ये एरिया आपका, और यहाँ पे राइट साइड पे मिडल लोब में है और राइट लोअर लोब में है। सो एक्स-रे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग मल्टीपल, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो मल्टीपल कैविटेटरी लियन इन्वॉल्विंग द लेफ्ट लोअर लोब एंड राइट मिडल लोअर लोब हैविंग। अब इसकी जो बाउंड्री आप देखें बिल्कुल थिन है, लाइन की तरह है। थिन जो है ना उसकी, जो अगर हम उसकी बाउंड्री कहें तो थिन बाउंड्री है विद रेगुलर कंटूर। इसके कंटूर बिल्कुल रेगुलर हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने लाइन मारी हुई है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली केस ऑफ निमेटोसील। निमेटोसील क्या होती है, बेसिकली एयर लाइन कैविटी होती है। हिस्ट्री में टिपिकल ऐसा होगा कि पेशेंट को नमूनिया हुआ है, उसके बाद पेशेंट का जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो सेटल हो गया, पेशेंट ठीक हो गया है, लेकिन जब आपने एक्सरे टेस्ट कराया तो उसको आपको ये फाइंडिंग मिली है। तो ये निमेटोसील होती हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में आती हैं, पेशेंट के सिम्टम उस टाइम ठीक हो जाते हैं, जबकि एब्सेस में पेशेंट के सिम्टम चल रहे होते हैं आपके, ठीक है। तो मोस्टली ये नमूनिया के बाद होती हैं, स्टेफिलोकोकस नमूनिया के बाद होती हैं, और ये सेल्फ रिजॉल्विंग होती हैं, विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम ये ठीक हो जाती हैं। इस एक्सरे को देखें तो टिपिकल आपको इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होगी जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था आपको, कि ये है होमोजेनस ओपेसिटी। बिल्कुल आपको वाइट नज़र आ रहा है नंग, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे होमोजेनस ओपेसिटी। अगेन आपने सबसे पहले बताना है एक्स-रे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग। अब इसमें पैथोलॉजी की साइड पे आपकी राइट मिडल भी आपकी नज़र नहीं आ रही और राइट लोअर लो भी नज़र नहीं आ रही, आपका कार्डियक लो भी राइट साइड पर नहीं आ रहा। तो इसको मैं प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर लेता हूँ, और इसको हम कहते हैं मेनिस्कस साइन। जो आपको ये आपका कनकेव साइन नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मेनिस्कस साइन। ये टिपिकल है फ्यूजन के लिए। सो इस एक्सरे में इंपॉर्टेंट क्या है, इसको कैसे डिस्क्राइब करना है। सो दिस एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग होमोजेनस ओपेसिटी इन्वॉल्विंग द राइट मिडल जोन एंड लोअर जोन ऑफ लंग, ठीक है। आप ऐसे बता दो, या ठीक है इसको बता दो कि होमोजेनस ओपेसिटी इन्वॉल्विंग द राइट मिडल एंड लोअर जोन विद, ठीक है, विद एब्सेंस ऑफ विद ऑब्सक्योर कार्डियोफ्रेनिक, कोस्टोफ्रेनिक एंड डायफ्रामेटिक कंटूर ऑन द राइट साइड। सिलेट साइन इज पॉजिटिव, ठीक है, मेनिस्कस साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। ट्रेकिया थोड़ा सा पुश है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा पुश है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रेकिया नॉर्मल पेशेंट के अंदर भी थोड़ा सा राइट साइड पे होता है, तो इसके अंदर आपको ट्रेकिया थोड़ा सा, जो आप अगर गौर से देखें इसको, तो आपका लेफ्ट साइड पे जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, विद स्लाइड शिफ्ट ऑफ ट्रेकिया टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये है राइट साइडेड प्लूरल फ्यूजन का। इसमें आप नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आप करेंगे इसमें अल्ट्रासाउंड चेस्ट देखेंगे आप, उसमें कि फ्यूजन का क्वांटिटी क्या है। ये मोस्ट लाइकली ग्रॉस फ्यूजन के अंदर मॉडरेट टू ग्रास फ्यूजन में आ रही है, तो इसमें आप सेप्टेशन दे सकते हैं, जिसमें एम्पाइंथोमोथोरेसिक हो सकता है आपका, प्लूरल फ्यूजन जो है आपकी ट्रांसोडेटिव एक्सोडेटिव हो सकती है। तो उसमें डेफिनेटली आप उसको एस्पिरेट करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, और आप उसका जो है, अगर तो पेशेंट को डिस्ट्रेस हो रही है तो आप उसमें चेस्ट ट्यूब पार्क करेंगे, उसको टीबी का वर्कअप कराएंगे, नमूनिया को मैनेज करेंगे, सारी चीज़ें थ्योरी आपकी, इसको आपने देख लेना है खुद से। ये एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या फाइंडिंग आ रही है आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको बायलेटरल आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सरे को बोलते हैं हम मिलेट शेप जो है ओपेसिटीज़ हैं। सो एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग मिलेट शेप। मिलेट जो बाजरा के सीड होते हैं उनकी तरह आपको ऐसा लगता है कि इसने इसके उस छाती के ऊपर किसी ने ना एक्सरे के ऊपर बाजरा के जो है वो दाने फेंक दिए हों, ठीक है। तो मिलेट अपीयरेंस, मिलेट सीड शेप अपीयरेंस ऑन द बायलेटरल लंग फील्ड्स, ठीक है। तो ये टिपिकल है फॉर द मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। सो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, जिसमें आपको मिलियरी शेडिंग नजर आती है। एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग मिलियरी शेडिंग इन्वॉल्विंग द बोथ लंग पैरेन्काइमल फील्ड्स। सो इट इज़ टिपिकल फॉर द मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। इस एक्सरे को देखें तो ये एक्सरे इंपॉर्टेंट है किस सेंस में, कि आपको मल्टीपल ट्यूबिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपने देखना है कि पेशेंट कोई ये एडमिटेड है आईसीयू के अंदर, आपको इसके ट्यूबिंग क्या नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको एक ट्यूब तो ये नज़र आ रही है जो कि ट्रिकोस्टमी जो ट्यूब है हमारी, ये जो यहाँ से लेके हमारी नीचे तक आ रही है, ठीक है। ये कोई बाहर की ट्यूब लग रही है, इसको छोड़ दें आप, ठीक है। नहीं सॉरी, ये ट्यूब हमारी आ रही है, ये हमारी है ईटी ट्यूब है, एंडोट्रिकल ट्यूब है, यहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ईटी ट्यूब है हमारी ये वाली, ये हमारे बाहर इसके कोई कार्डियक मॉनिटर लगे हुए हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारी ये जो ट्यूब आ रही है ना, ये वाली ट्यूब यहाँ से लेके, सॉरी
एक मिनट, ये वाली ट्यूब जो हमारी आ रही है ये स्टोमक में जा रही है, तो ये बेसिकली एनजी ट्यूब है हमारी, ठीक है। और ये कुछ जो बाहर की ट्यूबिंग पड़ी हैं तो मे बी वो आईवी लाइन्स हो सकती हैं या ट्यूबिंग हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको इसमें फाइंडिंग क्या नजर आ रही है? एक तो आपने बताना है कि एक्सट्रा फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग होमोजेनस ओपेसिटी इन्वॉल्व इन द राइट हेमिथोरेक्स, ठीक है। उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ हेमिथोरेक्स। उसके बाद आपकी ट्यूब बतानी है कि ये ट्रेकियोस्मी ट्यूब है, एनजी ट्यूब है, और ये आपकी कार्डियक मॉनिटर की लीड्स है, ईसीजी लीड्स हो सकती हैं, कार्डियक मॉनिटर हो सकता है, वो अटैच है। इसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है ट्यूब की प्लेसमेंट। आपकी ईटीटी जो है ना वो लेफ्ट ब्रोंकस में जा रही है, तो आपने जिस अगर ये पिक कर लिया तो ये एक्सरे में सारे मार्क्स इस चीज़ के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें है कि आपकी विद मैल पोजिशनड ईटीटी ट्यूब going into the right main bronchus. Due to this malposition, patient is having left-sided जो कोलैप्स ऑफ लेफ्ट लंग, ठीक है। तो आपका लेफ्ट लंग इस वजह से कोलैप्स है। सो इसमें आपने ये चीज़ पिक करनी है, उसको डिस्क्राइब करना है। सो मैंने पहले बताया था कि आपने इस पर बहुत गौर करना है कि पेशेंट की छोटी छोटी टिश्यूज पे अपने बोन्स को देखना है, अपने सब टिश्यू को भी देखना है, अपने ट्रेकिया को देखना है, मीडियस्टाइनम को देखना है, हाइला को देखना है, कार्डियोफ्रेनिक, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, डायफ्रामेट्रिक कंट्योर और ट्यूबिंग को ज़रूर देखना है। इस सब चीज़ों के अंदर मिला के आप जब एक्सरे देखेंगे तो फिर ये आप हर चीज़ पिक कर पाएंगे। ये सीटी स्कैन मैंने लगा दिया था, आल तो मैंने एक्सरे का स्लाइड बनाई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटी स्कैन चेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्रॉस सेक्शनल जो आपको एक्सियल इमेज दिखाया गया है, तो नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारे मिड लेवल के ब्रोंकाई हैं उनका साइज़ जो है वो हमारे ब्लड वेसल के साइज़ के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन जब ब्रोंकेटेसिस होती है, ब्रोंकेटेसिस बेसिकली कंडीशन इन विच देयर इज ए इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ द ब्रोंकाई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ब्रोंकाई का डायमीटर बढ़ जाता है, तो ब्लड वेसल जो नॉर्मली जिनका डायमीटर नॉर्मली इक्वल होता है ब्लड वेसल्स के, वो उनसे साइज़ बढ़ जाता है। अब एक्सरे में हमें चूँकि ब्लड वेसल जब हम कंट्रास्ट एक्सरे करते हैं तो ब्लड वेसल हमें नज़र आती हैं वाइट, और चूँकि हमारी जो है इनके जो हमारी हैं ब्रोंकाई है उनके अंदर एयर होती है, तो वो उनके अंदर हमें वो उसके अंदर एक बाहर रिंग नज़र आती है, वो पैसिफाइड और अंदर हमें ब्लैक ही नज़र आता है। तो अगर इसको हम गौर से देखें तो इसमें हमें बाहर नज़र आ रही है ये जो एरिया जो बगैर एयर वाला है, जो जिसके अंदर हमें ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली है ब्रोंकाई। उसके साथ का जो बिल्कुल वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये है ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है तो बिल्कुल आपको वाइट नज़र आती है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जितनी ब्रोंकाई होती है उतनी ही ब्लड वेसल होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इक्वल साइज़ के होते हैं। लेकिन जब ब्रोंकाइटिस होती है तो जो ब्रोंकाई है उसका लेवल बड़ा हो जाता है और ब्लड वेसल उतने साइज़ की रहती है, ठीक है। तो जो हमारी रिंग होती है, सिग्नेट रिंग होती है, उसकी तरह इसकी अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो एयर वाला पार्ट जो ब्रोंकाई का पार्ट बड़ा हो जाता है। इसको हम कहते हैं सिग्नेट रिंग साइन, और टिपिकल है फॉर द ब्रोंकिएक्टेसिस। इस एक्सरे में अगेन ये दिखाया गया है कि ये आपका जो है रिंग का जो है ऊपर जो ये रिंग का गोल पार्ट है मेटेलिक, और ये उसके ऊपर जो पाला सिग्नेट पार्ट होता है वो है। सो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, सीटी चेस्ट शोइंग सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको अगर ये तो है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। ये उसका है जो हम कह सकते हैं उसका जो है वो वर्टिकल व्यू या पैरेलल व्यू कह सकते हैं। तो इसमें आपको ब्रोंकाई डायलेटेड नज़र आ रहा है, इसमें आपको क्रॉस सेक्शन शेप वे में नज़र आ रहा है। तो सिग्नेट रिंग साइन भी आ रहा है और आपके ब्रोंकाई डायलेटेड भी हैं इसके। तो टिपिकल है फॉर ब्रोंकिएक्टेसिस। ये एक्सरे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरे अक्सर ऐसे एक्सरे के अंदर गलतियाँ होती हैं, क्यों होती हैं बताऊंगा आपको। सो एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग होमोजेनस ओपेसिटी इन्वॉल्विंग द राइट हेमिथोरेक्स, ठीक है, विद एब्सेंस ऑफ राइट हेमी obscuring of the right hemidiaphragm, castophrenic, cordiferic angle and right ciliate sign is also positive with। जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो आपने पिक करनी है, क्या अब ये चीज़ जो है ओफ्यूजन भी हो सकती है और ये कोलैप्स कंसोलिडेशन भी हो सकता है। डिफरेंशिएट कैसे करना है आपने, देखिए अगर एफ्यूजन होगी यहाँ सारा पानी जमा होगा तो डेफिनेटली वो जो है उस एफ्यूजन होती है हमारी प्लूरल स्पेस के अंदर। जब प्लूरल स्पेस में एफ्यूजन होती है तो वो उस लंग को अपोजिट साइड पे कंप्रेस करती है। जब अपोजिट साइड पे लंग कंप्रेस होता है तो डेफिनेटली ट्रेकिया भी अपोजिट साइड पे शिफ्ट होता है। दूसरी कंडीशन, जब हमारा लंग वाइट होता है तो हमारी उस लंग की पूरी कोलैप्स होती है। तो वो उसमें क्या होगा, जब लंग कोलैप्स करता है तो ट्रेकिया उस साइड पे शिफ्ट होता है, इसको हम पुल फिनोमेना कहते हैं। तो इस एक्सरे में क्या हो रहा है कि हमारा ट्रेकिया जो है सारा इस साइड पे आ रहा है, ये हमारा ट्रेकिया आ रहा है, ठीक है। गौर से देखें आप इसको, तो ट्रेकिया हमारा यहाँ पे आ रहा है। सो लंग में कोई एयर नज़र नहीं आ रही और ट्रेकिया उस साइड पे आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली क्या है, ये है कोलैप्स, ये कंसोलिडेशन नहीं, एक कोलैप्स विद कंसोलिडेशन है, ये फ्यूजन नहीं है। इसमें चेस्ट ट्यूब हरगिज़ पास नहीं करनी, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई म्यूकस प्लस हो सकता है। तो डेफिनेटली आपकी हिस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको देख के उसके अकॉर्डिंगली करना है। दिस इज नॉट ए फ्यूजन, दिस इज कोलैप्स कंसोलिडेशन ऑफ द राइट लंग विद शिफ्टिंग ऑफ मीडियस्टाइनम टू इप्सिलेटरल साइड, ठीक है। ये अपने वर्ड बोलना है, ट्रेकिया भी मीडियस्टाइनल साइड पे शिफ्ट है, ठीक है, और मीडियस्टाइनम भी थोड़ी शिफ्टेड है। ये आपको राइट हार्ड लंग का यहाँ तक एरिएशन नजर आ रही है। सो मीडियस्टाइनम भी राइट साइड पे शिफ्ट है, ट्रेकिया भी राइट साइड शिफ्ट है, और आपकी राइट साइड की कोलैप्स कंसोलिडेशन है। Reason can be foreign body, reason can be tumor, reason can be some mucus plugging like in cystic fibrosis. Again बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरे है,
इसमें बहुत सटल सी फाइंडिंग है। अगर आप देखें एक्सरे के अंदर तो आपको यहाँ पे एयर की एक लाइन नज़र यहाँ तक आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको देखें तो यहाँ पे भी आपको एयर की एक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे एयर की एक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे एयर नहीं है। तो जब आपको सिर्फ एयर आपको यहाँ जो है इस एरिया में नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि ये केस है नीमो मिडिस्टेनम का, ठीक है। जब यहाँ पे आपको एक्सरे नजर एयर नज़र आती है, जब डायफ्राम का ये वाला पार्ट नज़र आता है तो वो होता है नीमो पेरिकार्डियम का। यहाँ पे एयर नज़र नहीं आ रही तो ये नीमो पेरिकार्डियम नहीं है, ये बेसिकली है नीमो मिडिस्टेनम का। तो ये पोस्ट सर्जरी भी हो सकता है, ये पोस्ट निमोनिया भी हो सकता है, तो डिफरेंट कंडीशन है इसके अंदर हो सकता है। तो इसमें बेसिकली आपको एयर मार्किंग नज़र आ रही है ऑन द मिडिस्टाइनस साइड ऑफ द लंग पैरेन्काइमा, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली केस ऑफ न्यू मिडिस्टाइनम, काज कैन बी निमोनिया, नाज कैन बी सर्जरी, काज कैन बी wrongly position ETT leading to the rupture of trachea, ठीक है। तो इसकी काजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको नेक्स्ट मैनेज करना है और देखना है। अगेन इस एक्सरे में अगर आप देखें तो आपको जो है वो दोनों लंग फील्ड जो है वो ठीक नज़र आ रही हैं। कार्डियोफ्रेनिक कोस्टोफ्रेनिक एंगल ठीक नज़र आ रहे हैं, कार्डिक से नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, हाइला नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, ट्रिक है सेंट्रल पोजीशन। तो फाइंडिंग कहाँ पे है आप खुद देखें ज़रा, फाइंडिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट साइड की इसकी जो है वो क्लेविक जो हमारी जो है हमारी क्लेविकल है वो फ्रैक्चर्ड है, ठीक है। तो फाइंडिंग यहाँ पे है। तो आपको ये सारा देखते रहेंगे, आप 5 मिनट लगा लेंगे, आपको ठीक नजर आएगा। तो आपने बोन सॉफ्ट टिश्यू ज़रूर देखना है। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, ट्यूबिंग बोन सॉफ्ट टिश्यू जिस पे अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो ये ज़रूर आपने देखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फ्रैक्चर, राइट क्लेविकल फ्रैक्चर है इस पेशेंट के अंदर। इस एक्सरे को अगर आप देखें तो आपको इसमें क्या फाइंडिंग नज़र आ रही है, आपको फाइंडिंग नज़र यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपका जो अपेक्स है हार्ट की इस साइड पे जा रही है। तो जब भी आपकी अपेक्स अपोजिट साइड पे शिफ्ट होती है तो ये क्या केस होता है, ये होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया का। सो कार्डियक अपेक्स इज शिफ्टेड टुवर्ड द राइट साइड, केस ऑफ डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया के एसोसिएटेड कंडीशन आपने जरूर देखनी है। डेक्स्ट्रोकार्डिया के एसोसिएटेड क्या कंडीशन हो सकती हैं, उसके एसोसिएटेड हो सकता है कंजेंटल हार्ट डिजीज। तो आपने देख लेना है क्या कोई लंग मार्किंग बहुत ज़्यादा ओलिगीमिक या हाइपरीमिक तो नहीं है, क्या हार्ट शेडो को बहुत ज़्यादा नॉर्मल तो नहीं है, कार्डियोमेगली तो नहीं है। सो आपने हार्ट की कंडीशन को देख लेना है। दूसरा इसके साथ होता है हमारा कार्टाजेनस सिंड्रोम, ठीक है। कार्टाजेनस सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे जो है वो सीलियर डिस्काइनेजिया होता है। तो आपको कहीं कोई एक्स्ट्रा नमूने सिस्टिक फाइब्रोसिस चेंजेस तो नहीं आ रही। अगर एक पेशेंट में डेक्स्ट्रोकार्डिया के साथ ऐसी चेंजेस, लंग में नमूनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस लाइक चेंजेस आ रही हैं, तो आपने सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को जो है वो PCD यानी प्राइमरी सीलियर डिस्काइनेजिया या कार्टाजेनस सिंड्रोम हो सकता है। थर्ड, क्या सिर्फ ये डेक्स्ट्रोकार्डिया है या फिर हमारा साइटस इन्वर्सस है। तो आपने ज़रूर देखना है कि पेशेंट का जो है वो जो गैस्ट्रिक बबल किस साइड पे है, क्या इस साइड पे तो नहीं आ रहा। जब अगर गैस्ट्रिक बबल भी उसकी साइड पे शिफ्ट हो गया तो ये है केस है डेक्स्ट्रोकार्डिया, सिर्फ आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया नहीं है, ये है हमारा साइटस इन्वर्सस का। लेकिन यहाँ पे आपको चूँकि ये इस एरिया में कोई एयर नज़र नहीं आ रही, आपको जो एयर है सारी यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ ये नज़र आ रही है, तो मोस्ट लाइकली स्टमक शेडो इस साइड पे है। तो ये सिर्फ आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया है, अपने इसके अंदर कोई नमूनिया की फाइंडिंग नहीं है, तो PCD भी नहीं है, प्राइमरी सीलियर डिस्काइनेजिया भी नहीं है, और आपका हार्ट शेडो भी नॉर्मल है, तो इसमें कोई कंजेंटल हार्ट डिजीज़ भी नहीं है। तो एसोसिएटेडली आपने जरूर देखनी है, सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आपने सिनेरियो में देखनी है, तीनों चीज़ें देखनी है। आपने साइटस इन्वर्सस के लिए देखना है, आपने प्राइमरी सीलियर कार्टाजेनस सिंड्रोम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और आपने कंजेंटल हार्ट डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है जब भी आपको ये सिनेरियो मिले। नेक्स्ट ईजी हम नेक्स्ट एक्सरे देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, आपको एक तो डेक्स्ट्रोकार्डिया मिल रहा है और साथ में आपका जो गैस्ट्रिक बबल है वो भी अपोजिट साइड पे है। सो मोस्ट लाइकली इस इज केस ऑफ साइटस इन्वर्सस, जिसमें आपका डेक्स्ट्रोकार्डिया भी है और आपका जो है वो पूरा जो एब्डोमेन के विजरास हैं वो भी शिफ्ट हो गए हैं। इसमें बाकी चीज़ों पे तो हम क्लिनिकल कंपोनेंट नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर लिवर यहाँ पे आ रहा है और स्टमक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस एक्सरे में अगेन जो फाइंडिंग हमारी आ रही हैं वो अगेन मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, उन चीज़ों को दोबारा नहीं करता। इसमें राइट साइड पे वो प्लूरल फ्यूजन का एलिमेंट आ रहा है, सिलेट साइन पॉजिटिव आ रहा है, आपका कोई हार्ट दोनों साइड पे नज़र नहीं आ रहा, मेनिस्कस साइज पॉजिटिव नज़र आ रहा है, कार्डियोफ्रेनिक कोस्टोफ्रेनिक एंगल आपको नज़र नहीं आ रहे। सो ये एक्सरे ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुका है। हाँ, इस एक्सरे को देखें तो ये बेसिकली एक्सरे था। ये एक्सरे भी आपका एग्जाम में और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा आता है। ये बेसिकली 1 to 3 ईयर्स के बच्चे होते हैं जिनके अंदर जो हमारे पहले इनिशियली फ्लू होता है, कफ होती है, फीवर होता है, और फिर उनके अंदर जो है वो टिकेपनिया स्टार्ट हो जाता है। फिर जब चेस्ट का सर्किट करते हैं तो आपको उनके अंदर आती हैं वीज। सो बेसिकली एक्सरे ऑफ ब्रोंकोलाइटिस एक्सरे आपको अक्सर आ जाता है। सिनेरियो टिपिकल यही होगा, उसके बाद ये एक्सरे लगा होगा, आप परेशान हो जाएंगे। फाइंडिंग सटल सी होती हैं। क्या फाइंडिंग होती हैं? फाइंडिंग में 2 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती हैं। एक तो इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं कि बायोलेटर आपको इन्फिल्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टिपिकल जो एग्जाम बुक डिस्क्रिप्शन होती है कि उसके अंदर जो है कि जो आपके लंग फिशर्स हैं उनके अंदर फ्लूइड नज़र आता है, लेकिन टिपिकली यहाँ पे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बस आप बोल दीजिएगा। थर्ड ये है कि इनके अंदर जो चीज़ कॉमन होती है वो होती है
हाइपर इन्फ्लेशन के इंक्रीज लंग वॉल्यूम। हाइपर इन्फ्लेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारी जो पोस्टीरियर रिब्स हैं 7 से ज़्यादा आ रही हैं तो हम कहते हैं कि लंग हाइपर इन्फ्लेटेड है। एस्थमा के पेशेंट में भी यही होगा और ब्रोंकोलाइटिस के पेशेंट में भी यही होगा। तो हम काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, 5 रिब, 6, 7 और 8। तो अगर मिड ऑफ डायफ्राम पर 7 से ज़्यादा रिब्स, 7 या 7 से ज़्यादा रिब्स आ रही हैं तो इसका मतलब आपका लंग फीड 7 या 7 से ज़्यादा पोस्टीरियर रिब्स अगर मिड ऑफ डायफ्राम को क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब आपका लंग हाइपर इन्फ्लेटेड है। दैट कैन बी ब्रोंकोलाइटिस, देन कैन बी एस्थमा, ये कोई और कंडीशन हो सकती है। सो पेशेंट 1 to 4 ईयर्स का पेशेंट है, फ्लू हुआ है, फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम आना शुरू हो गए हैं, एक्सरे कराया, आपके एक्सरे हाइपर इन्फ्लेटेड हैं, बायलेटरल हाइपर इन्फ्लेटेड हैं और उसके अंदर आपको इन्फ्लेटेड नजर आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली केस ऑफ ब्रोंकोलाइटिस वायरल होता है, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, इस एक्सरे को देखें तो ये बहुत एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट केस है। सिनेरियो बता देता हूँ, बच्चा होगा, टॉक्सिक होगा, स्ट्राइडर आ रहा है, एक्सरे करवाया, लेटरल सॉफ्ट टिश्यू नेक एक्सरे कराया आपका, तो एक्सरे के अंदर आपको ये साइन मिला है। ठीक है, इसको हम कहते हैं थंब साइन। थंब साइन क्या होता है? थंब साइन ये होता है कि अगर आप इसको देखें गौर से तो आपको लग रहा है जैसे इस एरिया में किसी ने कोई थंब मारा हुआ है। ठीक है, थंब लाइक इसके अंदर किसी ने थंब ऐसे घुसेड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं थंब साइन। ठीक है, तो ये टिपिकल है फॉर द एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। इस एक्सरे को हम दोबारा एक और एक्सरे को देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देखें तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने यहाँ पे थंब रखा हुआ है ये वाले एरिया में। ठीक है, तो ये बेसिकली कहते हैं हम इसको एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का टिपिकल एक्सरे है। लेटरल व्यू एक्सरे होगा, सॉफ्ट टिश्यू नेक एक्सरे होगा, पेशेंट सिक होगा। ऐसे पेशेंट को आपने इमरजेंसी में कभी इंटूबेट नहीं करना, आपने उसको जाकर थिएटर में इंटूबेट करना है, क्योंकि जब आप इंटूबेट कर रहे होंगे तो पेशेंट कोलैप्स कर सकता है, वहाँ पे आपसे इंटूबेशन नहीं होगी, एनेस्थीसिया तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपने उसको इमरजेंसी ले जाके वहाँ पे ओटी में जाके इंटूबेट करना होता है। नेक्स्ट एक्सरे हम देख रहे हैं, तो ये एक पेशेंट था जो कि इसकी एज 3 इयर्स थी, एक्यूट प्रेजेंट किया हमारे पास बार्किंग कफ के साथ, एक्सरे कराया तो ये साइन आए। तो इसमें अगर आप ट्रेकिया को देखें तो आपको ये यहाँ से जाके बहुत नैरो हो जाता है ऊपर जाके। ठीक है, खुद दोबारा देखें, आप गौर से देख लें तो इसमें ट्रेकिया आपका यहाँ से ऊपर जाके बिल्कुल नैरो हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टीपल साइन। स्टीपल क्या होता है? स्टीपल बेसिकली जो मीनार्स होते हैं उस तरह का साइन है, ये मीनार जो बने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टीपल साइन। दिस इज टिपिकल फॉर द एक्यूट लेंजियो ग्रुप के लिए एक टिपिकल है लेंजियो ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ग्रुप का टिपिकल एक्सरे हमारा ये होता है, स्टीपल साइन इज पॉजिटिव। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सरे है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रियल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको इसका पता होना चाहिए। चाइल्ड है, 2 इयर्स का है, एक्यूटली प्रेजेंट किया है, हम पहले बिल्कुल ठीक था, कोई सिम्टम्स नहीं थे, एक्यूटली इमरजेंसी में आया है, सांस नहीं आ रहा उसको, क्या है? इस एक्सरे में टिपिकल एक्सरे, और ये इस एक्सरे पे सबको अच्छी कमांड होनी चाहिए ये। ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं, रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आपको राइट और लेफ्ट लंग में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? राइट का वॉल्यूम देखें इतना बड़ा है, ठीक है, लेफ्ट का इतना सा वॉल्यूम है। सो राइट लंग आपका हाइपर इन्फ्लेटेड है लेफ्ट लंग की कंपेयरली। तो जब भी आपको पीडियाट्रिक एज ग्रुप में 4 ईयर या 5 ईयर के छोटे बच्चे के अंदर आपको लंग वॉल्यूम आपको इक्वल नज़र नहीं आ रहा, आपने ज़रूर सोचना है कहीं फॉरेन बॉडी तो नहीं है। और हिस्ट्री आपकी टिपिकल इस तरह की हो कि पेशेंट को कोई फीवर नहीं था, कोई फ्लू कुछ भी नहीं था, अचानक उसको जो है वो खेल रहा था और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्टार्ट हुआ है। सो एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग द unequal or asymmetrical aeration of the both lung field, वो the right lung field mostly is hyperinflated. So होता क्या है, फॉरेन बॉडी हमेशा राइट साइड पे जाती है, क्यों होती जाती है? क्योंकि राइट जो मेन ब्रोंकस है वो इन लाइन विद ट्रेकिया होता है और राइट ब्रोंकस इज मोर वाइडर एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, फॉरेन बॉडी जब जाएगी राइट लंग के अंदर तो बॉल वॉल्व फिनोमेना होता है। बॉल फिनोमेना क्या होता है कि एयर अंदर तो जाएगी लेकिन वापस नहीं आ सकती। ठीक है, तो अगर ये फॉरेन बॉडी ऐसी है कोई कि जिसने बॉल वॉल्व फिनोमेना बना दिया है तो उसमें वो साइड उसकी हाइपर इन्फ्लेट कर जाएगी और लेफ्ट साइड जो है वो नॉर्मल रहेगी या नॉर्मल होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि बाज़ फॉरेन बॉडी ऐसी होती है कि जो बिल्कुल ब्रोंकस को बंद कर देती है, तो उसमें तो वो लंग बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा और ट्रेकिया उस साइड पर लंग नज़र नहीं आएगा, ट्रेकिया उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, वो कोलैप्स की सूरत में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉल वॉल्व फिनोमेना हो रहा है तो आपको ये टिपिकल पिक्चर आएगी जिसमें उस साइड का जो लंग है वो हाइपर इन्फ्लेट होगा। सो इट इज़ एक्सरे इज टिपिकल फॉर द फॉरेन बॉडी। इसमें नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट इसके अंदर हम इसको जो है वो इंस्पायरेशन फिल्म ले सकते हैं। छोटे बच्चे में कैसे लेंगे आप इंस्पायरेशन? तो उसको बच्चे का हम क्राइंग एक्सरे लेते हैं। जब बच्चा रोता है, ठीक है, तो डेफिनेटली रोते हुए वो एक्सपायर करता है, तो आपने उस टाइम का एक्सरे ले लेना है और एक बेसिक एक्सरे लेना है। तो आपकी जो 2 फिल्म होंगी वो एक्सपायरेशन फिल्म होंगी, उसमें आपने देखना है क्या उसमें ये चीज़ बढ़ती है। अगर तो ये बढ़ जाती है तो डेफिनेटली इज फॉरेन बॉडी। अदर ऑप्शंस क्या हैं? अदर ऑप्शंस आप कर सकते हैं उसके CT स्कैन, आप उसकी वर्चुअल ब्रोंकस को भी कर सकते हैं। और थर्ड, आपके पास जब टिपिकल हिस्ट्री है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाकर उसको रिजिड ब्रोंकोस्कोपी करनी है, फ्लेक्सिबल नहीं, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी करनी है, आपने उसकी फॉरेन बॉडी निकाल लेनी है। सो अगेन एक्सरे आपको नज़र आ रहा है, आपका जो है लेफ्ट लंग हाइपर इन्फ्लेटेड है, राइट लंग आपका हाइपर इन्फ्लेटेड है, आपको यहाँ पे टिपिकल फॉरेन बॉडी नज़र आ रही है। आपने इसको बोल देना है कि राइट आपकी एरिएशन इनइक्वल है और आपको फॉरेन बॉडी राइट में ब्रोकस में नज़र आ रही है, तो इसको आपने ऐसे डिस्क्राइब कर देना है।
इस एक्सरे में अगर आप देखें तो आपको फाइंडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपको उसके नीचे कुछ एरिएशन नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये नज़र आ रही है एरिएशन। तो बेसिकली क्या है, ये आपके हैं बावल लूप्स हैं, जिसमें मल्टीपल बावल लूप्स नज़र आ रहे हैं। और ये आपका डायफ्राम का बॉर्डर है जो ऊपर गया हुआ है आपका, ठीक है। सो बेसिकली क्या था, ये लेफ्ट साइड ऑफ डायफ्राम की इवेंट्रेशन है। इवेंट्रेशन क्या होती है, कंजेंटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। इसमें जो डायफ्राम उस साइड का है वो ऊपर चला जाता है। कंजेंटल में क्या होता है कि मसल ही प्रॉपर नहीं बना। एक्वायर्ड में क्या है कि किसी ट्रॉमा की वजह से, सर्जरी की वजह से, जैसे कार्डियक सर्जरी होती है, ट्रॉमा जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ है अपर लिम्ब वाली साइड के ऊपर, ठीक है। तो उसमें अगर आपका फेरिक नर्व उस साइड की पैरालाइज हो गई है तो आपका डायफ्राम जो है पैरालाइज हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कंजेंटल क्या हो सकती है, एक्वायर्ड हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपके डायफ्राम की मार्किंग बिल्कुल आपकी इंटैक्ट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपने देखना है कि डायफ्राम की जब मार्किंग इंटैक्ट होगी तो फिर ही आपने बोलना है कि इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। सो एक्सएचएस फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग multiple hyperlucencies in the left hemithorax with upward push of the left hemidiaphragm and most likely case of the with mediastinal shift towards the right side with tracheal shift towards the right side. So most likely case of the left-sided eventration of diaphragm. So next X-ray, इसमें अगर आप देखें तो आपको जो फाइंडिंग इस एरिया में आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये अडल्ट का एक्सरे है और ये आपको ब्रेस्ट शैडोज नज़र आ रहे हैं, तो फीमेल का एक्सरे है, ठीक है। सो फाइंडिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपका डायफ्राम मॉडल बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऊपर चढ़ा हुआ है। सो अगेन इट इज़ केस ऑफ इवेंट्रेशन ऑफ राइट हेमी डायफ्राम दैट कैन बी एक्वायर्ड, दैट बी कंजेंटल। इसमें टेस्ट क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं फ्लोरोस्कोपी या फिर हम कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होती है, अगर तो हल्की फुल्की है, इसकी थोड़ा बहुत सिम्टम बशन फ्री है, तो हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। अगर ज़्यादा सिम्टम आएंगे तो फिर उस पर हम जो है वो उसकी जो है सर्जिकली उसकी करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। इस एक्सरे में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नज़र आ रही हैं। इसमें आपको फाइंडिंग क्या है, फाइंडिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। फाइंडिंग क्या है, राइट साइड पे एयर अंडर डायफ्राम नज़र आ रही है। तो क्या केस है, केस ऑफ नीमो पेरिटोनियम। क्या करेंगे आप, सर्जरी इन्वॉल्व करेंगे और लेप्रोटमी करेंगे, ठीक है। सो एक्सरे जस्ट फ्रंटल पोजीशन शोइंग एयर अंडर डायफ्राम ऑन द, ठीक है। लेफ्ट साइड पे तो वैसे नॉर्मल होती है क्योंकि गैस्ट्रिक शेडो होता है। राइट साइड पे आपको एयर अंडर डायफ्राम नज़र आ रही है। सो केस ऑफ नीमो पेरिटोनियम। नेक्स्ट क्या है, आप इसमें लेप्रोटमी को सर्जन को इन्वॉल्व करेंगे, एनपीओ करेंगे, एनजी पास करेंगे। बीइंग ए पीडियाट्रिशियन आपका गोल है कि आपने पेशेंट को वाइटली स्टेबल करना है। सो आप उसके सीबीसी को मेंटेन करेंगे, एचपी को मेंटेन करेंगे, सीरब्लोस्टाइड को मेंटेन करेंगे, टाइमली एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, स्टोमक को डिकम्प्रेस करेंगे और फिर आप सर्जन को इन्वॉल्व करेंगे। और डेफिनेटली सर्जिकल प्रोसीजर विद द लेप्रोटमी, जहाँ पे लीकेज हुई है एयर की, आपने वो खोल के उसको ठीक करना है। अगेन इस एक्सरे में आपको कंसेप्चुअली दिखाया गया है कि जो हमारी जो हाइपर इन्फ्लेशन है, सपोज एक पेशेंट को एस्थमा है तो उसमें क्या फाइंडिंग आती हैं। तो उसमें दो फाइंडिंग होती हैं। एक तो इंक्रीज हाइपरलुसेंसी होती है, चूँकि एयर ट्रैपिंग होती है लंग्स के अंदर, तो आपको लंग ज़्यादा डार्क नज़र आता है। दूसरा क्या होता है कि आपको लंग जो है उसका जो है वो हाइपर इन्फ्लेट नज़र आता है। पोस्टीरियर रिब्स जो आपकी हैं वो 7 से ज़्यादा नज़र आती हैं। और थर्ड क्या, आपका डायफ्राम का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। नॉर्मली डायफ्राम का बॉर्डर होता है हमारा ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन इसमें अगर आपको देखें तो आपको डायफ्राम का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है। तो एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग बायलेटरल इंक्रीज ल्यूसेंसी विद हाइपरइन्फ्लेशन विद स्ट्रेटनिंग ऑफ बोथ डायफ्राम बॉर्डर एंड ट्यूबुलर हार्ट भी बिल्कुल ट्यूब्यूल की तरह बन गया। नॉर्मली हार्ट अगर देखें आपको तो नॉर्मली हार्ट हमारा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसमें हार्ट जो है चूँकि इतना वो दोनों साइड से लंग बड़े हो जाते हैं कि हार्ट हमारा ट्यूब की तरह होता है, इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर हार्ट। सो एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग इंक्रीज हाइपरइन्फ्लेंसी ऑफ बोथ लंग फीड्स विद हाइपरइन्फ्लेशन विद स्ट्रेटनिंग ऑफ डायफ्राम बॉर्डर एंड ट्यूबुलर अपीयरेंस ऑफ हार्ट, मोस्ट लाइकली केस ऑफ एस्थमा, ठीक है। इस एक्सरे में देखें तो आपको एक राउंडेड ओपेसिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। इसको आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, सो मैंने अगेन आपको डिस्क्राइब बता दिया। एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग ए होमोजेनस ओपेसिटी विद इल डिफाइंड बॉर्डर्स, ठीक है, इन्वॉल्विंग द राइट अपर लोब। क्योंकि ये मिडल और लोअर जोन के दरम्यान में आ रही है तो हम इसमें अपर लोब ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। सो राइट अपर लोब, ठीक है, मोस्ट लाइकली केस ऑफ राउंड नमूनिया। सो एक केस है राउंड नमूनिया का। राउंड नमूनिया क्या आता है, राउंडेड ओपेसिटी हमारे पास आती है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में बहुत कॉमन है ये, ठीक है। सो ये कुछ पीडियाट्रिक एज ग्रुप के एक्सरे से जो मैंने आपके साथ डिस्क्राइब किए, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारी जो दूसरी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड वो ज़रूर देखिएगा। उसमें टॉक से रिलेटेड भी हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी हैं और स्पॉट डायग्नोसिस यानी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से मुतालिक भी हैं। दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।